नमस्ते। बात करेंगे चरक संहिता का महत्व एवं शास्त्रीय योगदान। तो चरक संहिता आत्रेय संप्रदाय का प्रमुख आकर ग्रंथ माना जाता है, जिसमें काय चिकित्सा का मुख्य रूप से प्रतिपादन हुआ है। जिस समय आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शैशवावस्था में था, उस समय चरक संहिता में प्रतिपादित आयुर्वेदिक सिद्धांतों की गरिमा गंभीरता से सारा विश्व विस्मित एवं प्रभावित था। आधुनिक काल में चिकित्सा विज्ञान के विख्यात आचार्य प्रोफेसर आस्लर इस ग्रंथ से इतना प्रभावित था कि चरक के नाम पर उसने न्यूयॉर्क में चरक क्लब की स्थापना 1898 ईस्वी में की, जहाँ चरक का चित्र रखा गया। एक विदेशी वैज्ञानिक ने यहाँ तक कहा गया कि यदि चिकित्सा की सारी पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं तो भी अकेली चरक संहिता से सफलतापूर्वक रोगी का निवारण तथा स्वास्थ्य रक्षण किया जा सकता है। आयुर्वेद में बृहत्त्रयी में चरक संहिता मूर्धन्य मानी जाती है। मध्यकाल में श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित में चरक का निर्देश किया है। वाग्भट ने भी चरक को प्रथम स्थान दिया तथा भेल आदि संहिताओं की तुलना में अधिक उपादेय ठहराया है। 8वीं-9वीं शती में पहले फारसी फिर अरबी में इसका अनुवाद हुआ, जिसका उपयोग भारतीय विद्वानों ने किया। अल-बरूनी ने भी इसका उल्लेख किया है। जहाँ तक चरक संहिता के शास्त्रीय योगदान का संबंध है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जा सकता है। संभाषा परिषद। संभाषा का विचार चरक संहिता में अत्यंत विस्तार से तथा मौलिक रूप में हुआ है। ज्ञानार्जन के 3 उपायों में एक संभाषा है। इसके लिए विभिन्न परिषदों का आयोजन, उनकी कार्यशैली तथा सिद्धांत स्थापन का जो विवरण चरक संहिता में उपलब्ध है, वह वैज्ञानिक शोध समीक्षा का सर्वोत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। इन परिषदों द्वारा अनुमोदित होने पर ही कोई सिद्धांत या ग्रंथ प्रचलित किया जाता था। चिकित्सा कर्म के भी लिखा वैद्य समूह निसंशय कराणाम एवं चिकित्सक भी गंभीर रोगों में परस्पर विचार विमर्श कर निर्णय लेते थे। पक्षपात रहित अनासक्त होकर विषय पर विचार करने का उद्देश्य दिया गया है, जो विशुद्ध वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अत्यावश्यक है। सैद्धांतिक विकास। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत दोषवाद का सूत्र रूप में उल्लेख वैदिक वाङ्मय में भी उपलब्ध है, किंतु उसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इन्हीं महर्षियों को है, जिनके विचारों की व्यक्ति चरक संहिता में प्रांजल रूप में हुई है। त्रिदोष के अतिरिक्त पंचमहाभूत, रसगुण, वीर विपाक आदि मौलिक सिद्धांतों का निरूपण वैज्ञानिक रीति से किया गया। इन सिद्धांतों को विकसित करने के साधन उनके पास क्या थे, यह तो कहना कठिन है, किंतु इतना तो स्पष्ट है कि उनकी बाह्य और अंतर्दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म ग्राहिणी थी, जिससे वे वस्तुओं के स्वभाव की तह में पहुंचकर उसके बीच विद्यमान कार्य कारण भाव की श्रृंखला स्थापित करते थे। वस्तुतः अनुसंधान इसी प्रक्रिया को कहते हैं। यही कारण है कि उन महर्षियों ने आश्चर्यजनक रूप से अनेक तथ्यों का आविष्कार करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने इन महान कार्य में प्रकृति का पूरा उपयोग किया था। बाह्य वातावरण का प्राकृतिक शक्तियों से जिस प्रकार संचालन होता है, उसी प्रकार तत्सम द्रव्यों से शारीरिक जीवन क्रियाओं का संचालन होता है। इस लोक पुरुष साधर्म की मान्यता पर तार्किक रूप से उनके सिद्धांत प्रतिष्ठित हैं। इस व्यापक एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि कारण विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने निरंतर परीक्षण को जो परिणाम निकाले हुए प्राय हजारों वर्षों के बाद आज भी अकाट्य रूप में स्थिर हैं। इस वैज्ञानिक उत्कर्ष की उपलब्धि विशेष तो उस युग के लिए जब आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, अपने आप में एक विस्मयकारी ऐतिहासिक तथ्य है। इन सिद्धांतों का क्षेत्र केवल भारत ही नहीं रहा, अपितु सारे विश्व में चिकित्सा पद्धतियों के उन्होंने मूलतः स्वभाव प्रभावित किया। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटिस और चरक के सिद्धांत मान्यता और उपदेशों में आश्चर्यजनक साथ में है। ज्ञानपूर्वक कर्म की अगर बात करें तो परंपरागत चिकित्सा कर्म के स्थान पर ज्ञानपूर्वक कर्म का उपदेश किया गया है। ज्ञान और कर्म दोनों के समुचित सामंजस्य से ही चिकित्सक अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। आयुर्वेदिक शिक्षण भी इसी आधार पर निर्धारित था, जिसमें स्नातक को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक दक्षता भी प्राप्त हो। प्रमाणों में युक्ति को स्थान देना चरक की मौलिकता है। युक्तिज्ञ ही अपने कार्य को सफल हो सकता है। प्रमाण के लिए अनेक स्थानों पर इच्छा शब्द का प्रयोग चरक की परीक्षात्मक शैली का द्योतक है। आप्त के लक्षण में जो त्रैकालिक, निर्दुष्ट तथा सदा अव्याहत ज्ञान की बात आई है, वह विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही लागू हो सकता है। देह मानस साइकोसोमेटिक दृष्टिकोण। केवल शरीर का विचार चिकित्सा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेतना के बिना शरीर निरर्थक हो जाता है। अतः 5 भौतिक शरीर जो चेतना सहित हो, ऐसे षड्धात्वात्मक पुरुष को चिकित्सा का अधिकरण माना गया। चेतना के संदर्भ में आस्तिक दर्शनों का विचार किया गया, जिससे उसकी महत्ता प्रतिपादित हो तथा सामाजिक परिवेश में पुण्य पाप धर्म का संबंध भी रोगोत्पत्ति के साथ युक्तिपूर्वक निर्धारित हो। त्रिदोष भी समस्त शरीर व्यापी है, अतः चिकित्सा के लिए विकृति अधिष्ठान का विचार न कर समष्टि पुरुष का विचार करना चाहिए। शरीर और मन के पारस्परिक संबंध को भी बड़ी सूक्ष्मता से देखा गया तथा निदान एवं चिकित्सा में देह मानस साइकोसोमेटिक की संश्लिष्ट धारणा स्वीकृत की गई है। प्रज्ञापराध की कारणता रोगों में सामान्यता मानी गई है। प्रत्येक पुरुष की प्रकृति की विशेषता को ध्यान में रखकर चिकित्सा करने का विधान है। इस प्रकार चिकित्सा एक अत्यंत व्यक्तिगत प्रक्रिया हो जाती है, जो दूसरे में उसी प्रकार लागू नहीं हो सकती है। सामान्य और विशेष का समन्वय चरक की विशेषता है। हमारा जानते हैं पुरुषम पुरुषम विक्षम का कंसेप्ट है।
और पुरुषम पुरुषम बिच्च सहयोभिषक उत्तम, ये चरक सूत्र 1 का है, 1/25। फिर त्रिस्कंध आयुर्वेद का विकास। तो प्रारंभ में आयुर्वेद का संक्षिप्त रूप त्रिसूत्र या त्रिस्कंध था। हेतुलिंग औषध, स्वस्थातुर प्राणायाम वाला जो है, और औषध, ये तीनों स्कंध आयुर्वेद के थे जिनका ज्ञान करना होता था। इसमें हेतु और लिंग, निदान तथा औषध चिकित्सा का संकेतक है। हेतु और लिंग को ही और विकसित कर निदान पंचक की स्थापना की गई, जिसमें पूर्व रूप, संप्राप्ति तथा उपसर्ग 3 की उद्भावना की गई। संप्राप्ति का विचार, तो संप्राप्ति का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें विकारों की उत्पत्ति में दोष की कारणता तथा क्रम का निर्धारण किया गया। यज्ञपुरुषीय अध्याय चरक सूत्र 25 जो में यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि जिन भावों के सामंजस्य से पुरुष की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के असामंजस्य से रोगों की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्यों का साम्य वैषम्य ही स्वास्थ्य एवं रोग का कारण है। निदान की वैज्ञानिक पद्धति में क्या है कि रोगों की परीक्षा जो है प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा ज्ञातव्य तथ्यों के आधार पर करने का विधान है। इसके अतिरिक्त दोष से अग्नि, सत्व, प्रकृति आदि का भी विचार किया जाता है। इस संबंध में चरक द्वारा प्रतिपादित 10 विधि परीक्ष अवलोकनीय है, जो रोग विज्ञान के क्षेत्र की मौलिक देन है। चिकित्सा का प्राकृतिक आधार। चरक ने स्पष्ट लिखा है कि औषध रोग को दबाने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति को सहायता मात्र देने के लिए प्रयुक्त होती है। अतः इस अर्थ में चरक की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है। एक और लंघन तथा संशोधन है, दूसरी ओर बलाधान का भी विधान इसी में कह दो, जैसे वो है ना, दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने, ये तो संशोधन है शुद्धा न तैसा पुनरुद्भव। तो बलाधिष्ठान आरोग्यम यथार्थो क्रियाक्रमम। चरकोक्त तो स्वभाव परमवाद प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है। इसी कारण पुरुष की प्रकृति पर भी विशेष ध्यान देने का उद्देश्य किया गया। रसायन, रोगों के प्रतिषेध तथा व्याधि निवारण के अतिरिक्त महर्षियों का ध्यान व्यवस्थापन एवं दीर्घ आयुष्य की ओर विशेष रूप से था। अतएव चरक के चिकित्सा स्थान का प्रारंभ रसायन से किया गया है, जिसमें चरक का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। रसायन का विषय चरक का अत्यंत मौलिक है। किसी भी ग्रंथ में रसायन का ऐसा विशद वर्णन नहीं मिलता। औषधों के अतिरिक्त आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। आचार का पालन करने बिना औषध के भी रसायन का फल प्राप्त होता है। आचार का पालन करने से बिना औषध के भी रसायन का फल प्राप्त होता है, और बिना आचार पालन के औषध भी व्यर्थ हो जाती है। सद्वृत्त का प्रकरण भी अति उत्तम है। द्रव्य गुण की वैज्ञानिक आधारशिला का क्या है? तो चरक ने आयुर्वेदी द्रव्य गुण को वैज्ञानिक आधारशिला पर प्रतिष्ठित किया। द्रव्यों के संदर्भ में षट पदार्थों का निरूपण किया गया। रस, गुण, वीर, पिपाक आदि मौलिक सिद्धांतों के अतिरिक्त द्रव्यों का रचनानुसार तथा कर्मानुसार वर्गीकरण सर्वप्रथम चरक संहिता में मिलता है। 50 महाकषायों का कर्मानुसार निर्धारण चरक की मौलिक देन है। औषधों के नाम रूप ज्ञान के साथ प्रयोग ज्ञान पर भी जोर दिया गया है। नाम रूपज्ञ होने के साथ साथ योगविद वैद्य ही औषधियों का ज्ञाता माना गया है। इस प्रकार आयुर्वेद को परंपरा से निकालकर वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय चरक को है, तथा इस दिशा में चरक संहिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चरक संहिता की टीकाएं और अनुवाद। चरक संहिता पर निम्नांकित आचार्यों की टीकाएं प्रसिद्ध हैं। पहला भट्टार हरिश्चंद्र जी ने चरक न्यास लिखी है। स्वामी कुमार की चरक पंजिका है। जज्जट की निरंतर पद व्याख्या। चक्रपाणी जी ने आयुर्वेद दीपिका लिखी हुई है। शिवदास सेन ने तत्व चंद्रिका लिखी है। गंगाधर राय की कल्पतरु है। योगेंद्र नाथ सेन चरकोपसार। ज्योतिष चंद्र सरस्वती चरक प्रदीपिका। इसके अतिरिक्त निम्नांकित टीकाकारों का अस्तित्व यत्र तत्र उद्धरणों से पता चलता है। हिमदत्त, वैष्णव, शिव संध्या, स्वामीदास, पैतामह, आषाढ़ वर्मा परिहार वार्तिककार इनको बोलते हैं। क्षीर स्वामीदत्त वार्तिककार। चलदेव, अमृतप्रभ, सुधीर, नरदत्त, ब्रह्मदेव, चंद्रिकाकार, भासदत्त, भीमदत्त, ईश्वरसेन, गदाधर, वाप्यवंद्र, कार्तिक कुंड, ईशान देव, बकुलकर, सुकीर, सुदांत सेन, गुणाकर, श्री कृष्ण वैद्य, जीनदास, नरसिंह कविराज। चरक तत्व प्रकाश, कौस्तुभ टीका, जैन नंदी, संध्याकर, गोवर्धन, मुनिदास, ईश्वर सिंह। चरक संहिता का अरबी अनुवाद 8वीं शती में हुआ था, जो शरक इंडियानस के नाम से अभिसेना आदि की कृतियों में निर्दिष्ट है। फेहरिस्त में लिखा है कि चरक संहिता का अनुवाद संस्कृत से फारसी और उससे अरबी में हुआ। हिंदी टीका निम्नलिखित विद्वानों के प्रचलित है। श्री कृष्णलाल, राम प्रसाद शर्मा, जयदेव विद्यालंकार, अत्रिदेव विद्यालंकार, काशीनाथ पांडे एवं गोरखनाथ चतुर्वेदी। चरक संहिता मूल तथा चक्रपाणी टीका का विशेष अंग्रेजी डॉक्टर रामकरण शर्मा एवं वैद्य भगवान दास कृत चौखंबा संस्कृत सीरीज प्रचलित वाराणसी से प्रकाशित हो रहा है। अब तक 2 खंड, वॉल्यूम 1 और 2, 1976, 1977। अंग्रेजी अनुवाद के साथ अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में विवेचनात्मक संस्करण जामनगर से 6 खंडों में 1949 में प्रकाशित हुआ है। इसके पूर्व इसका अंग्रेजी अनुवाद अविनाश चंद्र कविरत्न ने किया, जो 1891-99 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था।
महेंद्र लाल सरकार ने कलकत्ता जनरल ऑफ मेडिसिन में 2 अध्याय 1870 में प्रकाशित कराए थे। रॉथ ने भी कुछ अंश प्रकाशित कराया था। विभिन्न संस्करण श्री हरिनाथ विशारद, इसमें सूत्र स्थान विमान स्थान का कुछ अंश था। कवि देवेंद्रनाथ सेन, उपेंद्रनाथ सेन कलकत्ता, जीवानंद विद्यासागर, कविराज गंगाधर कृत जलकरु तथा चक्रपाणी टीका सहित श्री निर्णय सागर बम्बई, चक्रपाणी दत्त की व्याख्या के सहित आचार्य यादव जी द्वारा संपादित संस्करण सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त अनेक संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुए हैं। थैंक यू।